हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय फर्स्ट का चैप्टर है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा बिंदु आवेश क्या है। एक बार और याद रखिएगा, कूलाम के नियम को कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो इसको विक्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिंदु आवेश होता क्या है। तो बिंदु आवेश होने के लिए सबसे पहले बात यह रखना कि अपने लोग लेंगे हमें दो आवेश। कितने आवेश? दो आवेश। यहाँ पे मैंने Q1 आवेश लिया है, यहाँ पे मैंने आपको Q2 आवेश लेके बताया है। तो इसमें क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोनों आवेश के बीच में मैंने कुछ दूरी ली है। यहाँ पे r दूरी मैंने लिया है। ये दूरी बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूं तो ये वस्तु ये आवेश मेरे को क्या दिखनी चाहिए? बिंदु की तरह दिखनी चाहिए। और अगर यहाँ पे मैं खड़े हूँ तो ये वस्तु मेरे को या फिर ये आवेश मेरे को क्या दिखाई देना चाहिए? छोटी दिखाई देना, बिंदु के आकार देना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? तो परिभाषा ऐसा होना चाहिए कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक हो। किसकी तुलना में? उन आवेशों की तुलना में, उन आवेशों की आकार की तुलना में अगर बहुत ही कम होता है तो उन आवेशों को क्या कहते हैं? हम लोग बिंदु आवेश मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इस बिंदु आवेश पर ही लगने वाला है अपना कूलाम का नियम। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बिंदु आवेश के बारे में बता दिया। तो कूलाम का नियम वाकई में होता क्या है? तो एक चार्ल्स अगस्टिन नाम का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, जिसने क्या किया था? चार्ल्स अगस्टिन कूलाम नाम था इसका। इसने ये बताया था कि किन्हीं भी दो आवेशों को के बीच जो बल लगता है, यहाँ पे बल है, इसको फोर्स कहा जाता है। इसको मैंने एक से लिख दिया है। अब दो आवेश है तो हो सकता है दोनों के बीच में आकर्षण बल लगे। आकर्षण बल कब लगता है? जब एक प्लस वाला आवेश होता है तो एक माइनस वाला आवेश होता है, फिर एक माइनस वाला हो सकता है, फिर प्लस वाला हो सकता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण कब लगता है? जब दोनों आवेश क्या हो? बराबर हो, यानी कि प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगने वाला है? या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसी आकर्षण प्रतिकर्षण बल को किसने निकाला था? उसने कूलाम ने निकाला था। कि किस तरीके से निकाला था? एक एंटन तूला करके आता है, उस तूले से क्या किया था? इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान निकाल के बताया था। और इस निकालते वक्त जिस नियम का प्रतिपादन किया था उसे हम लोग कहेंगे कूलाम का नियम, या फिर कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम कहेंगे। तो इस नियम के अनुसार उसने क्या बताया था? इस नियम के अनुसार उसने ये बताया था कि किन्हीं भी दो आवेश मैंने लिया है, इसको मैं गणितीय रूप में बताऊंगा आपको। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है, उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसे हम लोग समानुपाती भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि वही सेम दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस वाले कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? नीचे में आता है तो हम लोग हमेशा व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। तो इसको अब एक साथ कैसे बोलना है? तो फिर से बोलता हूँ, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही क्या है? कूलाम का नियम है। इसे विक्रम वर्ग का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग लिया है, वो भी विक्रम में, यानी कि उल्टे में, व्युत्क्रमानुपाती में। इसलिए इसे कूलाम की वर्ग का विक्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी गणितीय व्याख्या लिखने वाले हैं। गणितीय तौर पे इन्होंने किस प्रकार ये बताया कि कूलाम का नियम वाकई में होता क्या है। ध्यान से देखें। तो हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास दो आवेश है, Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी मैंने ले लिया है r। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दूरी को हमेशा ऐसा लिखा कीजिएगा। ठीक है, दोनों के बीच दूरी मैंने r ले लिया है और दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है मैंने F ले लिया है। कोई एक बल लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों बल क्या होंगे? हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आप यहाँ पे
समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब दोनों बल विपरीत होता है तो हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम को जानते हैं, उस नियम के अनुसार भी इस नियम को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम कूलॉम के नियम के अनुसार ही इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोनों आवेश को मैंने Q1 Q2 लिख दिया है। इसको बोले कैसे, माना दो आवेश Q1 और Q2 है, दोनों की बीच की दूरी क्या है, r है, दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, F बल कार्य कर रहा है। तो कूलॉम के नियमानुसार, तो कूलॉम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार ये होने वाला है कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने r लिया था, उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो बल को मैंने इस तरीके से बताया, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब इन दोनों समीकरणों को मैं मिलाकर लिखने वाला हूँ। मिलाकर क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप लेफ्ट साइड इसमें कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, समान है, तो मैं इसको एक बार लिखूंगा, मिलाकर लिखने वाला यहाँ पे लिखा हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर एक को एक बार लिखा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह 2 था उसको भी एक बार लिखा, और Q1 ऊपर Q1 Q2 ऊपर में दिख रहा है, सीधे में तो सीधे में है, और इसके r का वर्ग नीचे में, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये एक चीज आपको पूरा नियम को बता रहा होगा साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको हटाएंगे, हमें बराबर का चिन्ह लगेंगे, और एक हम लोग नियतांक देंगे, जैसे कि k है, ये स्मॉल k है। ठीक है, ये जो k है इसको हम लोग अनुपातिक या फिर समानुपातिक नियतांक या फिर स्थिरांक भी कहते हैं। इसको समानुपातिक या फिर अनुपातिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके समानुपाती यानी कि सीधे सीधे में है, तो बताया था समानुपाती या फिर अनुपातिक सीधा होता है, सीधे सीधे में होता है, इसको क्या बोलते हैं, समानुपातिक नियतांक बोलो या फिर अनुपातिक नियतांक कह सकते हो। ये जो k है, ये जो k है ये चेंज होता है, किसके आधार पर चेंज होता है, ये मात्रकों की पद्धति के आधार पर। हम लोग 12वीं के फिजिक्स में दो ही मात्रक पढ़ेंगे, एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक। तो एसआई मात्रक में k का मान कुछ और हो जाएगा और सीजीएस पद्धति में k का मान कुछ और हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये जो अनुपातिक नियतांक है k, ठीक है, ये मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ और ऐसा बोला जाता है कि माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वायु और निर्वात। ठीक है, वायु का मतलब तो आप समझते होंगे, और निर्वात का मतलब ये होता है कि वहाँ पे वायु नहीं होता। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ इसके मात्रकों पे। ये जो अपन लोग जो बल निकाले, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसको आप चाहो तो विद्युत बल भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस विद्युत बल का हम लोग ए से मात्रक निकालने वाले हैं। तो ए से मात्रक एक कंडीशन में निकालेंगे, वायु या निर्वात वाले माध्यम में। ये वायु और निर्वात वाला माध्यम कहाँ पे उपस्थित होगा, इन दोनों आवेशों के मध्य में मैंने वायु या निर्वात को उपस्थित करा दिया, यानी कि रख दिया। तो इस कंडीशन में ए से पद्धति में हम लोग k को हम लोग लेने वाले हैं, k बराबर 1/4πε0। ठीक है, जिसका मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलॉम का वर्ग होता है। यहाँ पे जो ε0 दिख रहा है इसको बोला जाता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता या फिर निरपेक्ष द्रव्यता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे k का मान मैं इस समीकरण 3 में रखने वाला हूँ। ये लास्ट वाला जो समीकरण आया मैं इसको समीकरण 3 दिया हूँ, इस समीकरण 3 में k का मान रख रहा हूँ। k का मान मैं 2 रख सकता हूँ या फिर इसको भी रख सकता हूँ। देखो इस प्रकार आप करके देख सकते हैं, k का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r का वर्ग। और चूंकि अब k से मात्रक हो गया तो अब मैं इसमें न्यूटन लिख दिया मात्रक, क्योंकि पहले मैं मात्रक नहीं लिखा था, अब मैंने मात्रक डिसाइड कर लिया है। आप चाहो तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ 9 भी लिख सकते हो, कि मैंने बताया वो ऐसा कि यहाँ पे 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलॉम का वर्ग होता है, तो ऐसा लिख दिया। तो आप चाहो तो न्यूटन को आप बड़े अक्षर में n से निरूपित कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मात्रकों में अगर न्यूटन वैज्ञानिक का नाम आता है तो आप बड़े अक्षर में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी दूसरी मात्रा सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में वाकई में इसमें भी हम लोग लेने वाले हैं वायु या निर्वात माध्यम लेने वाले हैं। वायु माध्यम मतलब बता दिया हूँ, निर्वात मतलब जहाँ पे वायु नहीं होता। तो इस माध्यम के अंतर्गत सीजीएस पद्धति में k का मान हम लोग लेने वाले हैं। ठीक, ऐसा होता है। ठीक, अब समीकरण 3 से वापस हम लोग क्या करने वाले हैं, k का मान समीकरण 3 में वापस रखने वाले हैं। तो समीकरण 3 से मैंने क्या कर दिया, k का मान मैंने रख दिया। और जब k का मान रखूंगा 1 तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो
क्या बच जाएगा मेरे पास Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ठीक है, ठीक। और चूंकि ये सीरीज पद्धति में है तो सीरीज पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो टाइम होता है। ये टाइम जो है वैज्ञानिक का नाम है और ये न्यूटन जो है वैज्ञानिक का नाम है। तो अपने नाम के हिसाब से इन्होंने अपना मात्रक बना दिया है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने कूलाम का नियम, जिसे हम लोग कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम भी कहते हैं, वो बताया है मैंने गणितीय रूप में भी, साथ ही साथ इसका जो नियम था उसको भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं, या फिर इसके बोला जाए तो कमी। उस नियम तो उन्होंने दे दिया लेकिन इनमें कुछ कुछ कमी पाया गया था। तो वो कमी क्या है आप दिमाग में लगा सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा था, शुरुआत में मैंने कुछ कहा था कि ये इसमें बिंदु आवेशी होना चाहिए, यानी कि वो सत्य हो, ये कूलाम का नियम जो होता है सिर्फ और सिर्फ यानी केवल बिंदु आवेशों पर ही क्या होता है लागू होता है। और दूसरा है स्थिर आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेशों को हम लोग स्थिर आवेश भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग चूंकि स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, बातें करें पहला पार्ट जो है वो थोड़ा स्थिर विद्युत है, इसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हो कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। पहला था बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, दूसरा होता है अपना स्थिर आवेशों पर लागू होता है। और एक बात याद रखना, जैसे कि परमाणु दूरी, परमाणु आप देखो परमाणु ऐसा होता है, परमाणु दूरी बोल रहा हूँ यानी कि दूरी बहुत ही कम होती है। तो बहुत ही कम दूरियों पे और बहुत ही ज़्यादा दूरी पे यह नियम असत्य होता है। न ज़्यादा अधिक दूरी पे लेंगे, बहुत ज़्यादा दूरी पे भी नहीं लेंगे, ठीक है, और बहुत ही कम दूरी पे भी हम इस नियम का पालन नहीं करवा सकते, यानी कि यह नियम फेल हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कूलाम के नियम की सीमा। अगर आपको यह टॉपिक आपको समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है।